हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ धमाकेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सेपरेशन मतलब सेपरेट करना, अलग करना, और आइसोलेशन मतलब होता है निकालना। सेपरेट करके निकालना किसे? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे और आइसोलेट करेंगे एक टेक्निक से, जिसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट करते हैं और डिजायरेबल डीएनए को निकालते हैं। उसे बोलते हैं क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, इसके अंदर देखो, यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हुए हैं, साइज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लार्ज साइज है, लार्ज डीएनए, और यहाँ पर क्या? स्मॉल साइज। यहाँ पे क्या? स्मॉल साइज के बैंड है, और यहाँ पर लार्ज साइज के बैंड है। यहाँ पर लार्ज डीएनए और इधर स्मॉल डीएनए है। अब सेपरेट क्या कैसे करेंगे और क्या क्या स्टेप्स है उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने अभी बताया अ टेक्निक by which DNA fragments are separated according to their size, through sieving effect provided by एग्रोस जेल। देखो मैंने क्या लिखा है, अ टेक्निक बाय विच डीएनए फ्रेगमेंट्स separated according to their size through sieving effect provided by एग्रोस जेल। sieving effect का मतलब होता है फिसलने वाला, एक मीडियम होगा जिसपे फिसल के डीएनए साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होगा। वो कौन है? एग्रोस जेल। इसके अंदर पूरा का पूरा जेल भरा हुआ है, जिसके ऊपर ये फिसलेगा डीएनए, जो बैंड से ना फिसल के आगे बढ़ेंगे। जिसका साइज कम होगा वो ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा, और जिसका साइज ज्यादा होगा उसे क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली सोच सकते हैं ना, जिसका साइज छोटा है वो ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेगा, जिसका साइज बड़ा है वो नहीं बढ़ पाएगा उतनी स्पीड से। समझ आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एग्रोस जेल। एग्रोस जेल क्या है? मैंने अभी बताया, एग्रोस जेल एक सब्सटेंस है जो किसकी तरह एक्ट करेगा? एक्ट एज अ मीडियम, एक्ट एज अ मीडियम और मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स और मीडियम का काम करेगा। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर, ये कहां से निकाला जाएगा? नेचुरली
नेचुरली extracted from seaweeds। कहां से निकाला जाएगा इसे? सीवीड से निकाला जाएगा। और नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई, नीट के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है और एम्स के अंदर भी। एक्वस जेल को कहां से निकाला जाता है? नेचुरली एक्सट्रैक्टेड निकाला जाएगा फ्रॉम सीवीड्स। ऑप्शंस में दिए थे सीवीड से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवीड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीवीड्स। चलो इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले स्टेप्स बताऊंगा, फिर डायग्राम का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आ गया? चलो फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर कटिंग ऑफ डीएनए। कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पहले डीएनए को कट करेंगे। देखो इस बंदे से मैंने क्या किया, सेल से मैंने निकाल लिया यहां पर डीएनए। अब इसके बाद मैंने क्या यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या यूज किया है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करने के बाद क्या होगा, ये कट यहां से कट हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये क्या होगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स। क्या होगा ये होगा डीएनए के फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, डीएनए को कट किया है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये सारे के सारे क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स। सेकंड स्टेप, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स into the वेल्स। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो मैंने यहां पे बनाए थे इस तरह से, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करूंगा मैं, कहां ट्रांसफर करूंगा, वेल्स के अंदर। ये क्या है, वेल्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया, वेल्स के अंदर। ये क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिवाइस है। पहले मैंने डीएनए को कट किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को किस में डाल दिया, वेल्स में। छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे हैं इस डिवाइस के अंदर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक डिवाइस है, इसके अंदर छोटे छोटे डब्बे हैं, छोटे छोटे बॉक्स हैं। इसके अंदर मैंने क्या किया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डाल दिया। देखो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड, इसके बाद थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करूंगा, यहां पे क्या करूंगा, मैंने बनाया ना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करूंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से क्या होगा, जो डीएनए है यहां पर, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए क्या है,
डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। कैसे होते हैं डीएनए? डीएनए होते हैं नेगेटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो किधर जाएंगे? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ये किधर मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड। कहा जाएंगे? ये एनोड की तरफ। और एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, किधर जाएंगे? एनोड की तरफ। एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या बोल सकता हूं मैं? डीएनए मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। डीएनए कहां से कहां जाएंगे? कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है और डीएनए भी क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। किधर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएंगे। जिसका साइज ज्यादा होगा उसे ज्यादा चलना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ने के लिए। जिसका साइज छोटा होगा वो स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। इसे बोलते हैं लार्ज बैंड और इन्हें बोलते हैं स्मॉल बैंड। मैंने लिखा है यहाँ पर डीएनए बैंड्स, तो ये लार्ज बैंड है और ये स्मॉल बैंड है। समझ आ गया? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ। फोर्थ स्टेप इथिडियम ब्रोमाइड is used for the visualization of DNA fragments. अब देखो क्या होगा? डीएनए सेपरेट हो गए, यहां पे लार्ज बैंड है और यहां पे क्या? स्मॉल बैंड। इस तरह से लार्ज और स्मॉल सेपरेट हो गए ना, लार्ज है और ये क्या है? स्मॉल बैंड। अब देखो लार्ज और स्मॉल में सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद ये हमें दिखेगा नहीं, जो नेक डाई है ना उससे हमें दिखेगा नहीं। तो दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे स्टेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसे स्टेन करेंगे। किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से। इसकी हम स्टेनिंग करेंगे। किसकी हेल्प से? इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से हम स्टेनिंग करेंगे। अब स्टेनिंग करने के बाद भी हमें विजिबल नहीं होगा। स्टेनिंग करने के बाद भी हमें विजिबल नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूछा जाता है नीट के अंदर। यहां पे क्या करेंगे? अब हम यहां पे हम डालेंगे यूवी लाइट एक्सपोज। यूवी लाइट एक्सपोज करेंगे। यहां पर एक्सपोज करने के बाद अब हमें डीएनए विजिबल होगा। अब हमें डीएनए कैसा विजिबल होगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का। कैसा होगा? अब जो ये डीएनए यहां पे विजिबल होगा हमें, ये होगा कैसा होगा? ब्राइट ऑरेंज कलर। ब्राइट ऑरेंज कलर। और ये क्वेश्चन भाई नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये भी नीट के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चन है और एम्स के अंदर भी। ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में ये बोला था। फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद, जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद या फिर इथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग करने के बाद हमें डीएनए ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद यूवी रेज से एक्सपोज करने के बाद विजिबल होगा। तो ये ध्यान रखना, यूवी रेज एक्सपोज करने के बाद ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। अगर यूवी रेज एक्सपोज नहीं की, सिर्फ स्टेनिंग कर दी, तो हमें ये ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है। समझ आ गया? चलो लास्ट स्टेप आता है लास्ट स्टेप इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है डिजायरेबल डीएनए बैंड, डिजायरेबल डीएनए बैंड कट इट आउट
जेल, ठीक है, जो हमें डिजायरेबल है। सपोज ये हमें डिजायरेबल लग रहा है, इस डिजायरेबल डीएनए को मैंने क्या किया, कट करके निकाल लिया। अब कट करके निकालने के बाद इससे मैं डीएनए को निकालूंगा। कट करके निकालने के बाद क्या करूंगा, डीएनए एक्सट्रैक्टेड, डीएनए को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। समझ आ गया? 5 स्टेप से मैंने बताए। सबसे पहले मैंने बताया कि डीएनए को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कट करने के बाद ट्रांसफर कर देंगे वेल्स के अंदर, गड्ढों में डाल देंगे। ट्रांसफर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि डीएनए क्या नेगेटिवली चार्ज है, कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा। ये लार्ज बैंड हो जाएगा और ये स्मॉल बैंड। इसके बाद मैंने बताया कि इथिडियम ब्रोमाइड इसके ऊपर डाल देंगे, स्टेन कर देंगे। स्टेन करने के बाद अब यूवी रेज को एक्सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोज करने के बाद हमें कैसे दिखाई देंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के। अब ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखने के बाद जो मेरा डिजायरेबल बैंड है, जो डिजायरेबल लग रहा है मुझे, उसे मैं निकाल लूंगा। निकालने के बाद उससे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो 5 स्टेप्स हो गए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। समझ आ गया? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग वेक्टर। फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग वेक्टर। देखो किसी भी मॉलिक्यूल को क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए क्या क्या फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसमें होना चाहिए ORI। क्या होना चाहिए, ORI, जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। थर्ड होना चाहिए क्लोनिंग साइट। और सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर यहां पे आ जाएगा एम्पिसिलिन, जिसे बोलते हैं AMPR, और टेट्रासाइक्लिन TETR। ठीक है, ये रेसिस्टेंट है एम्पिसिलिन के लिए और रेसिस्टेंट है टेट्रासाइक्लिन के लिए। अब ये चीजें हैं क्या, वो मैं बताऊंगा डायग्राम से। ठीक है, इसे यहां से हटा देता हूं, डायग्राम के फॉर्म में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये एक्चुअल में क्या है। अब मैं बनाऊंगा शानदार सा डायग्राम। देखो यहां पे क्या है, यहां पर यह ORI, क्या है ORI, यहां पर है रोप, यहां पे क्या है रोप, ROP, रोप किसके लिए कोड करेगा भाई। यहां से क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, क्वेश्चंस क्या क्या निकलेंगे, पहले मैं डायग्राम बनाया था फिर बताऊंगा क्वेश्चंस कहां से निकलेंगे। नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डायग्राम में बना रहा हूं अभी। ध्यान से देखना, बिल्कुल याद करने का तरीका ही बताऊंगा, याद कैसे होगा। मैंने क्या बताया, ORI, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मैंने बना दिया देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर क्या बताया, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, यहां पे आ जाएगा
MPR, यहां पे आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन, TETR। ठीक है, दोनों हो गए, ये एम्पिसिलिन हो गया और ये क्या हो गया टेट्रासाइक्लिन। सिलेक्टेबल मार्कर हो गया। अब क्लोनिंग साइट, देखो ये भी क्या है, ये पूरी की पूरी क्लोनिंग साइट है, ये भी क्लोनिंग साइट है और ये भी क्लोनिंग साइट है और ये भी क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट का मतलब होता है जहां पे डीएनए को अटैच करेंगे, जहां पे डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे उसे बोलते हैं क्लोनिंग साइट। तो इस वेक्टर के अंदर ORI ये हो गए सिलेक्टेबल मार्कर और ये सारे के सारे क्या हो गए क्लोनिंग साइट। अब देखो सिलेक्टेबल मार्कर के बाद हमें क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी चाहिए ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या क्या आएगा, यहां पर आएगा बाम H1। बम कैसे गिरेगा, साल में एक बार, तो बाम के साथ आ जाएगा SAL1। बम साल में एक बार, बाम H1 और साल 1 यहां पे आ जाएंगे किसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन के अंदर। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या है, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सभी को पता है ये क्या है रेस्ट्रिक्शन, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहां पे आ गए। अब आएगा यहां पर रोप में आता है PVU सेकेंड, PV सिंधु, ठीक है, और यहां पर आएगा PVU1, इसके साथ आएगा यहां पर PST1 फर्स्ट। और यहां पे देखना, यहां पे सबसे अच्छा जो मुझे लगता है अभी तक नाम, क्योंकि जय हिंद की बात आ रही है ना यहां पर, तो ध्यान से देखना। यहां पे आएगा देखो E कोराई, यहां पे E कोर 1, यहां पर आ जाएगा हिंद, हिंद थर्ड। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे एक और आएगा, देख लेना, इकोलाई ने क्या बोला, जय हिंद, यहाँ पे आ जाएगा हिंद थर्ड। तो ये सारे के सारे क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये है सिलेक्टेबल मार्कर, ये ORI और ये रोप। नीट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये रोप है, रोप किसके लिए कोड करेगा, रोप कोड करेगा कोड फॉर प्रोटीन, किसके लिए, कोड फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कोड करेगा। और ये डायग्राम एनसीईआरटी में, डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है कोड फॉर प्रोटीन। और ये कहां पे पूछे गए, ये भी देखो, ये भी नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, रोप किसके लिए कोड करेगा, रोप कोड करता है प्रोटीन के लिए। डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो ध्यान से देख लेना, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि रोप कोड फॉर किसके लिए, प्रोटीन के लिए कोड करेगा। समझ आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ORI की। किसकी बात करेंगे, पहले मैंने क्या बताया, क्या क्या चाहिए, ORI। ORI को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, अ साइट ऑन DNA फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, डीएनए पे वो साइट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे बोलते हैं ORI। देखो यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे डीएनए अटैच कर दिया और यहां से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो गया, तो इसे क्या बोले, ORI। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसे बोल रहे ORI। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया, सिलेक्टेबल मार्कर। इसके बाद आएगा सिलेक्टेबल मार्कर। देखो सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दे आर जीन्स हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन of non-transformant, अब देखो सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर का काम होता है आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना।
पहचानना और निकाल देना। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा उसे पहचानेगा और निकाल देगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा उसे आगे प्रोसीड कर देगा। तो इसका एक कितना जबरदस्त फीचर है कि सिलेक्टेबल मार्कर के बिना हमें पता ही नहीं लगेगा कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नहीं है, कौन फंक्शन कर रहा है कौन फंक्शन नहीं कर रहा। बायोटेक के अंदर हम यही तो करेंगे, जो डिजायरेबल है वो निकालेंगे, नॉन डिजायरेबल को हम बाहर निकाल देंगे। जो डिजायरेबल है उसे फंक्शन करने देंगे, नॉन डिजायरेबल को बाहर निकाल देंगे। वो कौन काम करता है? सिलेक्टेबल मार्कर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्ट एंड परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ, सिलेक्ट एंड परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट्स को ग्रोथ करने देगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, जो फंक्शन नहीं कर सकते उसे बाहर निकाल देगा। जो फंक्शन कर सकते हैं उसे बोलेगा ठीक है फंक्शन करो आगे बढ़ो, और जो फंक्शन नहीं कर सकता, जो दखलंदाजी देगा, जो इंटरफेयर करेगा उसे चाटा मार के बाहर निकाल देगा। कौन करेगा? सिलेक्टेबल मार्कर। मैंने एग्जांपल इसमें बता दिया अभी, कौन कौन से एग्जांपल है इसमें अभी बताया मैंने। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन AMPR, और क्या आ जाएगा? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, समझ आ गया। अब सिलेक्टेबल मार्कर के बाद थर्ड मैंने क्या बताया था? क्लोनिंग साइट। इसके बाद आता है थर्ड क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब मैंने क्या बताया? देखो नाम से पता लग रहा है साइट कहां पर? क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर अ साइट ऑन क्लोनिंग वेक्टर, अ साइट ऑन क्लोनिंग वेक्टर at which foreign DNA इंट्रोड्यूस। ठीक है, असाइट ऑन डीएनए, असाइट ऑन वेक्टर डीएनए, जहां पर फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सपोज ये देखो, ये मैंने ORI बनाई, यहां पे क्या है? प्लाज्मिड के ऊपर ये क्या? ORI। ये वेक्टर्स हैं, ये मैंने बता दिया ये क्या है? BAMHA1, BAM1। और यहां पे क्या है? SAL1। और किसके लिए कोड कर रहा है? ये टेट्रासाइक्लिन के लिए। किसके लिए? टेट्रासाइक्लिन के लिए। अब यहां पे मैंने फॉरेन डीएनए को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया। किसे कर दिया? ये है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए कहां पे इंट्रोड्यूस किया है? किसके बीच में? टेट्रासाइक्लिन वाले। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं? ये है क्लोनिंग साइट। क्या है ये? क्लोनिंग साइट। समझ आ गया? ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोनिंग साइट। जहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे फॉरेन डीएनए को हम डालेंगे, घुसाएंगे, ऐड करेंगे, उसे बोलते हैं क्लोनिंग साइट। उस एरिया को क्लोनिंग साइट बोलते हैं। समझ आ गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आता है नेक्स्ट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, देखो नाम से पता लग रहा है, इंसर्ट करने के बाद जो एक्टिविटी है वो लॉस कर देना। इंसर्ट करने के बाद एक्टिविटी को लॉस कर देना। देखो मैंने ये डायग्राम यहां पे बनाया है। सपोज यहां पे मैं किसी फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है टेट्रासाइक्लिन की, वो खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? देखो यहां पे मैंने बना दिया ये है ORI।
ये रोप, वैसे जरूरत नहीं है अभी इसकी हमें, यहां पे बना दिया मैंने बाम, बाम H1, ये है साल 1, और ये किसके लिए कोड कर रहा है भाई? टेट्रासाइक्लिन के लिए। किसके लिए? TETR, टेट्रासाइक्लिन के लिए। और ये किसके लिए कोड कर रहा है? एम्पिसिलिन के लिए। किसके लिए? AMPR। और यहां पे क्या है? PVU1 और यहां पे PST1। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर? देखो मैं क्या करूंगा, फॉरेन डीएनए है मेरे पास, ये रहा, ये मेरे पास फॉरेन डीएनए। अब मैंने फॉरेन डीएनए को क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉरेन डीएनए को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फॉरेन डीएनए को मैंने कहां पे इंट्रोड्यूस किया है? सपोज मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये रहा, यहां पे मैंने फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहां पे फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? जो एम्पिसिलिन है वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा। इसके बाद क्या होगा? इंट्रोड्यूस करने के बाद एम्पिसिलिन एमपी लॉस देयर रेसिस्टेंस। एम्पिसिलिन अपनी रेसिस्टेंस को, क्षमता को खो देगा, क्योंकि इंटरफेयर कर दिया ना वहां पर। जो एम्पिसिलिन का घर था वो खराब कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। जब एम्पिसिलिन का घर ही तोड़फोड़ किया तो फंक्शन कहां से करेगा? फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। जब इसका हथियार ही छीन लोगे या फिर हथियार में से गोली निकाल दोगे तो फंक्शन कहां से करेगा? टेट्रासाइक्लिन का ये हथियार है, तो क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? यहाँ पर गोली वगैरह निकाल ली और वहां पर नकली हथियार रख दिए। जो ओरिजिनल थे हथियार वहां से हटा दिए और नकली हथियार यहाँ पर रख दिए, तो गोली चलेगी तो निकलेगी नहीं वहां से, कुछ होगा ही नहीं। समझ आ गया? तो ये क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा। अब देखो पता कैसे चलेगा? दो मैं मीडियम ले लेता हूं यहां पर, यहां पे ले लिया मैंने एम्पिसिलिन, और यहां पे ले लिया मैंने टेट्रासाइक्लिन। क्या ले लिया? टेट्रासाइक्लिन मीडियम। दो मीडियम ले लिए मैंने, एम्पिसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम। ठीक है, ये मीडियम ले लिए। ये क्या है? ये एम्पिसिलिन का लिक्विड है और ये किसका लिक्विड है? ये टेट्रासाइक्लिन का है। अब मैंने क्या किया? इसे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसे यहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया और यहां पे भी इंट्रोड्यूस किया। अब देखो होगा क्या? मैंने इसे इंट्रोड्यूस कहां पे किया? टेट्रासाइक्लिन में। और टेट्रासाइक्लिन पे तो रेसिस्टेंस है ना अभी। किसकी रेसिस्टेंस चली गई? एम्पिसिलिन की रेसिस्टेंस चली गई। तो जब मैं इसे उठा के इसके अंदर डालूंगा तो टेट्रासाइक्लिन के पास तो रेसिस्टेंस है, उसके पास तो क्षमता है कि वो लड़ सकता है इस केमिकल से। इसके पास क्षमता है कि ये इस केमिकल से लड़ सकता है। तो यहां पर क्या होगा? ग्रो करेगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे ग्रो करेगा। जो वेक्टर है हमारा प्लाज्मिड है, वो यहां पर प्लाज्मिड यहां पे क्या करेगा? ग्रो करेगा। और यहां पे ग्रो नहीं करेगा। क्यों ग्रो नहीं करेगा भाई? क्योंकि एम्पिसिलिन मीडियम में डाल लें और एम्पिसिलिन में छेड़छाड़ कर दी। जब एम्पिसिलिन में छेड़छाड़ कर दी है, वो अपनी रेसिस्टेंस को खो चुका है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता, उसे खो चुका है, तो यहां पर वो ग्रो नहीं करेगा। समझ आ गई? तो इससे पता लगता है हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। जहां पर तो ट्रांसफॉर्मेंट है यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इससे पता लगता है हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। जो मैंने अभी बताया था, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहां पे क्या हो जाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और यहां पे हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में एक एग्जांपल दिया है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है। उसके अंदर क्या बोला है? उसमें बोला आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसे किसके अंदर डाल दिया? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज में डाल दिया विद
क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, विद क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा डीएनए जिसके अंदर हमें छेड़छाड़ की है, जो मैंने अभी बताया। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए छेड़छाड़ वाला डीएनए में इसमें डालूंगा तो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नो फंक्शन। यहां पे क्या होगा, नो फंक्शन। नो फंक्शन मतलब नो कलर प्रोड्यूस, नो कलर प्रोड्यूस। यहां पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा अगर मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा। सीधा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर मैं विदाउट, अगर मैं लिख दूं यहां पर विदाउट आरएनए, विदाउट यहां पे आएगा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो विदाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर विदाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब सिंपल सा डीएनए, यहां पर सिंपल सा है, यहां पे छेड़छाड़ नहीं की, बिल्कुल सही है। और यहां पर छेड़छाड़ कर रखी है, इसके अंदर यहां पे क्या कर दिया, यहां पे मिक्स कर रखा है। यहां पे नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल का अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा किसके अंदर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, गैलेक्टोसाइडेज प्लस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, विद क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, तो क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं की ना, बिल्कुल प्योर डाला है, बिल्कुल प्योर प्लाज्मिड को यहाँ पे इंसर्ट किया है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ, तो यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होगा, कलर प्रोड्यूस। यहाँ पे तो कलर प्रोड्यूस होगा, और कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। समझ आ गया। चलो तो ध्यान से देखना, जब इंट्रोड्यूस करेंगे रिकॉम्बिनेंट वाले को तो कोई भी फंक्शन नहीं होगा, और जब नॉर्मल वाले को करेंगे फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, दोनों फॉर्म में मैंने बता दिया, इससे पहले बता दिया किस फॉर्म में, लेबोरेटरिकल फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर cloning gene in plant and animal, in plant and animal। देखो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान से सुनना, नीट के लिए भी जरूरी है और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। इसमें बोला है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, क्या बोला है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। अब देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्या करेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन क्या होता है, अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट, सेवरल डाइकोट प्लांट्स का क्या होता है, पैथोजन होता है, सेवरल पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट। और ये क्या करता है, पैथोजन है तो क्या करेगा, ट्यूमर इंड्यूस। अब ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, अब पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट क्या करेगा, ट्यूमर इंड्यूस करेगा। अब देखो प्लांट बना दो मैं यहां पर, और यहां पे भी इधर भी प्लांट बना देता हूं, प्लांट बहुत जबरदस्त बनाता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब बनाने के बाद इसकी मैंने रूट निकालनी यहां से, ठीक है, जड़ बना दी। यहां पे देखो इस प्लांट के अंदर क्या है, ट्यूमर है, यहां पे क्या है, अभी ट्यूमर, इसके अंदर ट्यूमर है, अभी ये रहा ट्यूमर, ये रूट है, किसकी वजह से हुआ है ट्यूमर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन की वजह से। डाइकोट प्लांट के अंदर ट्यूमर होता है, डाइकोट प्लांट में ट्यूमर किसकी वजह से होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन की वजह से। अब हमें क्या करना, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस ट्यूमर को खत्म करना है, क्या करना है, ट्यूमर को खत्म करना है। कैसे करेंगे,
देखो इस प्लांट से मैंने क्या किया, इस प्लांट से मैंने सेल को निकाला, ये क्या है सेल, इस प्लांट से मैंने सेल को निकाला, इसमें क्या है प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड को बोलते हैं टी, इसे बोलते हैं टी आई प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं टी आई प्लाज्मिड, या फिर बोलते हैं टी प्लाज्मिड, इसे टी आई प्लाज्मिड बोलते हैं, टी प्लाज्मिड बोलते हैं। मैंने क्या किया, सेल से निकाल लिया। अब सेल से निकालने के बाद ये आ गया मेरे सामने यहां पर। अब सेल से निकालने के बाद मैंने इसके अंदर क्या किया, फॉरेन डीएनए, ये क्या है फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। अब मैंने इसमें फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया था ना, इसमें मैंने क्या फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्या है हमारा, ये है टी आई प्लाज्मिड, ये टी आई प्लाज्मिड। अब मैंने फॉरेन डीएनए को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां पे मैंने फॉरेन डीएनए को, ये रहा देखो, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी वजह से क्या हो रहा था भाई, इसकी वजह से ट्यूमर इंड्यूस हो रहा था, इसकी वजह से ट्यूमर इंड्यूस हो रहा था। अब मैंने इसके अंदर ही चेंज कर दिया, यानी कि इससे पहले बताया था ना मैंने कि भाई इसके अंदर हथियार थे, मैंने क्या किया, नकली हथियार से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जो इसके पास ओरिजिनल हथियार थे, मैंने नकली हथियार से उसे चेंज कर दिया, तो फंक्शन नहीं करेगा, फंक्शन को लॉस कर देगा। अब चेंज करने के बाद टीआई प्लाज्मिड में चेंज करने के बाद फॉरेन डीएनए ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, इसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। अब इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट के अंदर, प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के बाद अब क्या होगा, ये वही प्लांट है यहाँ पर, जो यहाँ पर था ना वही प्लांट है। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर नो ट्यूमर, यहाँ पे क्या होगा, नो ट्यूमर, यहाँ पे कोई भी ट्यूमर इंड्यूस नहीं होगा। समझ आ गया, इतना समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से करते हैं। एग्रोबैक्टम ट्यूबिफेसियन से क्या हो रहा था, ट्यूमर इंड्यूस हो रहा था। अब उससे मैंने सेल के अंदर क्या है, टीआई प्लाज्मिड, टीआई डीएनए, टीआई प्लाज्मिड और टी प्लाज्मिड, उसके अंदर मैंने क्या किया, फॉरेन डीएनए को डाल दिया, चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद ये क्या होगा, मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड करने के बाद दोबारा मैंने प्लांट में डाल दिया, और यहाँ पे क्या होगा, ट्यूमर नहीं होगा। समझ आ गया। चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आई होप कि आप सभी को आज के टॉपिक समझ आए होंगे, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।